नमस्कार दोस्तों, कक्षा 12 के नामा के मूल तत्व विषय के वर्गों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 साझेदारी के पुनर्गठन अंतर्गत पुनर्मूल्यांकन के वक्त संपत्ति और दायित्व का जब पुनर्मूल्यांकन हो तब कौन सी रोजनामचा लिखी जाती है उसके बारे में पढ़ाई की थी। आज उस संदर्भ में हम एक उदाहरण का अभ्यास करने वाले हैं। दोस्तों, उदाहरण का अभ्यास करने से पहले आप अपनी किताब मैंने टेक्स्ट बुक साथ में लेकर बैठे जिससे आप उसमें रकम देख सकें। तो आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 120 पर उदाहरण नंबर 7 दिया गया है, उसके बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले उदाहरण नंबर 7 की रकम देखें तो उदाहरण नंबर 7 में बताया गया है कि भावना, भरत और भूमेश एक साझेदारी पीढ़ी के 2:1:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। 31 मार्च 2017 के दिन की उनकी पीढ़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार है। 31 मार्च 2017 की पक्की तलपट में हमें दोस्तों पूंजी दायित्व पक्ष में साझेदारों के पूंजी खाते दिए हैं, जिसमें भावना की पूंजी 6 लाख, भरत की पूंजी 6 लाख, भूमेश की पूंजी 5,40,000 बताई गई है। लेनदार 2 लाख के हैं, देनी हुंडी 60,000 है। पूंजी दायित्व पक्ष का योग 20 लाख है। संपत्ति लेना पक्ष में जमीन 5 लाख, मकान 8 लाख, यंत्र 4 लाख, फर्नीचर 50,000, विनियोग 50,000, देनदार 1 लाख, लेनी हुंडी 30,000, रोकड़ शेष 20,000, बैंक शेष 50,000 है और योग 20 लाख है। हमें बताया गया है कि उपरोक्त पक्की तलपट की तारीख को साझेदारों ने संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन करना निश्चित किया। दोस्तों, साझेदारों ने संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन करना निश्चित किया है। इस संबंध की जानकारी निम्नानुसार है या समायोजन निम्नानुसार है। अब दोस्तों, संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन किया जाए तो कौन सी प्रविष्टि होती है, माने रोजनामचा कौन सी होती है, उसके बारे में हमने देखा था। उसमें हमने ऐसा देखा था कि संपत्ति और लेना में वृद्धि हो, संपत्ति लेना में कमी हो, माने संपत्ति लेना में वृद्धि हो तो लाभ, संपत्ति लेना में कमी हो तो हानि, दायित्व में कमी हो तो लाभ, दायित्व में वृद्धि हो तो हानि। उसी तरह अप्राप्त आय तो के लाभ, अद्यत खर्च माने के चुकाने के बाकी खर्च तो हानि। इसके बारे में हमने देखा था। अब उसका उपयोग कर आज हमें एग्जाम्पल का हल करना है। तो अतिरिक्त जानकारी या समायोजन में हमें बताया गया है कि ज़मीन की कीमत 7 लाख गिननी है, मकान की कीमत 1 लाख गिननी है, 1 लाख की वृद्धि करनी है, यंत्र की बाजार कीमत 2,50,000 है जो बही में लिखना है, देनदार पर 20% डूबत ऋण अनामत का प्रावधान करना है,
5वां, लेनदारों को 10,000 अब नहीं चुकाने हैं। और छठा, मिलनी बाकी आवक या अप्राप्त आवक 5,000 और चुकाना बाकी खर्च 3,000 का लेखा करना बाकी है, माने उसका लेखा बही में नहीं हुआ है। दोस्तों, इस जानकारी के आधार पर हमें साझेदारी पीढ़ी की बही में पुनर्मूल्यांकन संबंधी जरूरी रोजनामचा लिखनी है और पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करना है। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों हम रोजनामचा तैयार करेंगे। तो अब रोजनामचा तैयार करते वक्त दोस्तों आपको आपकी किताब साथ में रखनी है। उसमें जो अतिरिक्त जानकारी दी गई है उसके आधार पर ये रोजनामचा हम तैयार करेंगे। सबसे पहला लिखा है ज़मीन की कीमत 7 लाख गिननी है। तो दोस्तों ज़मीन की कीमत आप देखें तो पक्की तलपट में 5 लाख लिखी हुई है। जो आपको 7 लाख गिननी है तो उसमें 2 लाख की वृद्धि हो रही है ऐसा कहा जाएगा। और ज़मीन संपत्ति है इसलिए ज़मीन की वृद्धि लाभ हुआ तो आपकी रोजनामचा होगी ज़मीन खाता उधार 2 लाख और पुनर्मूल्यांकन खाते का 2 लाख। विवरण लिखा जाएगा ज़मीन की कीमत में पुनर्मूल्यांकन के कारण हुई वृद्धि 2 लाख। अब दूसरी बात देखें तो बताया गया है कि मकान की कीमत में 1 लाख की वृद्धि करनी है। अब 1 लाख की वृद्धि करनी है माने आपको वृद्धि की कीमत बता दी गई है 1 लाख, तो वो लाभ है। तो जब लाभ हो तो पुनर्मूल्यांकन खाता दोस्तों जमा होता है। इसलिए रोजनामचा होगी मकान खाता उधार 1 लाख और पुनर्मूल्यांकन खाते का 1 लाख। हमने गत वीडियो में बात की थी कि संपत्ति में वृद्धि हो तो पुनर्मूल्यांकन खाता दोस्तों जमा होगा और उसका कारण जो बनेगा वो उधार होगा। इसलिए प्रविष्टि या रोजनामचा होगी मकान खाता उधार और पुनर्मूल्यांकन खाते का। तीसरी बात बताई गई है कि यंत्र की बाजार कीमत 2,50,000 है जो बही में लानी है। माने कीमत 2,50,000 है बाजार कीमत, उस कीमत से बही में लेखा करना है। तो दोस्तों पक्की तलपट में आप देखो तो यंत्र 4 लाख है और हमें बाजार कीमत 2,50,000 बताई गई तो वो तो कम हुई। तो कमी गिने तो दोनों का अंतर कमी है। तो 4 लाख में से बाजार कीमत 2,50,000 घटाओ तो 1,50,000 की कमी हुई। तो कमी हानि है और हानि में पुनर्मूल्यांकन खाता उधार होगा और कारण जमा होगा। तो रोजनामचा बनेगी पुनर्मूल्यांकन खाता उधार 1,50,000, वो यंत्र खाते का 1,50,000। विवरण लिखा जाएगा यंत्र की कीमत में पुनर्मूल्यांकन के कारण हुई कमी 1,50,000। दोस्तों आगे चौथा देखें तो लिखा है कि देनदार पर 10-20% डूबत ऋण का प्रावधान करना है। तो दोस्तों पक्की तलपट में देनदार की शेष आपको बताई गई 1 लाख और 1 लाख है उस पर 20% डूबत ऋण का प्रावधान होगा। तो 1 लाख का 20% करें तो आपको 20,000 आंसर मिलेगा। माने 20,000 डूबत ऋण का प्रावधान करना है। तो डूबत ऋण का प्रावधान हानि है तो प्रविष्टि होगी पुनर्मूल्यांकन खाता उधार 20,000 और डूबत ऋण अनामत खाते का 20,000। विवरण लिखा जाएगा 1 लाख के देनदार पर
20% की दर से 20,000 की डूबत ऋण अनामत का प्रावधान किया। या ऐसा भी लिखा जा सकता है कि 1 लाख के देनदार पर 20% डूबत ऋण अनामत का प्रावधान किया। दोस्तों, 5वां समायोजन बताया गया है, लेनदार ने 10,000, लेनदार को 10,000 अब नहीं चुकाने हैं, तो लेनदार माने हमारा दायित्व है वो नहीं चुकाना है, तो लाभ हुआ, तो लाभ में पुनः मूल्यांकन खाता जमा होगा, और कारण माने लेनदार उधार होगा, इसलिए हमारी रोजनामचा बनेगी लेनदार खाता उधार 10,000 और पुनः मूल्यांकन खाते का 10,000। विवरण होगा लेनदार को 10,000 चुकाना नहीं है। आगे का समायोजन देखें तो उसमें 2 बात है। पहला है अप्राप्त आय 5,000, तो अप्राप्त आय हमारा लाभ है, तो रोजनामचा होगी अप्राप्त आय खाता उधार 5,000 और पुनः मूल्यांकन खाते का 5,000। विवरण होगा बही में नहीं लिखी मिलनी बाकी आवक का लेखा किया। अब उसमें दूसरा है चुकाने का बाकी खर्च या अद्दत खर्च 3,000, तो अद्दत खर्च हमारी हानि है, इसलिए रोजनामचा होगी पुनः मूल्यांकन खाता उधार 3,000 वो अद्दत खर्च खाते का 3,000। दोस्तों, हमें जितनी भी अतिरिक्त जानकारी दी गई थी उसके आधार पर हमारी रोजनामचा तैयार हो गई है। अब दोस्तों, अतिरिक्त जानकारी की सभी रोजनामचा तैयार हो जाए, बाद में आपको 6 से 7 लाइन छोड़कर फिर पहले पुनः मूल्यांकन खाता बना लेना होगा, क्योंकि पुनः मूल्यांकन खाता बनाने के बाद ही अंतिम रोजनामचा लिखी जा सकेगी। तो अब रोजनामचा बनाने के लिए हमने रोजनामचा लिख दी है, पुनः मूल्यांकन खाता बनाने के लिए दोस्तों रोजनामचा की खतौनी कर देनी होगी। दोस्तों, पुनः मूल्यांकन खाता बनाने के लिए सबसे आसान बात याद रखनी है कि संपत्ति की वृद्धि हो, तो जितनी वृद्धि है संपत्ति की वो पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में। दायित्व में कमी है या अप्राप्त आय है तो वो भी पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिखा जाएगा, और हानि और चुकाने के बाकी खर्च है वो पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में लिख देने हैं। तो रोजनामचा के आधार पर खतौनी देखें तो आपकी दोस्तों पहली रोजनामचा थी जमीन खाता उधार वो पुनः मूल्यांकन खाते का, तो पुनः मूल्यांकन खाता जमा हुआ है, इसलिए पुनः मूल्यांकन के जमा पक्ष में उधार का विवरण माने उधार खाता किया था जमीन, तो जमीन 2 लाख। दूसरी रोजनामचा थी मकान खाता उधार वो पुनः मूल्यांकन खाते का, तो पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में मकान 1 लाख। तीसरी रोजनामचा थी आपकी पुनः मूल्यांकन खाता उधार यंत्र खाता जमा, क्योंकि यंत्र की कीमत की कमी थी, इसलिए पुनः मूल्यांकन के उधार पक्ष में यंत्र 1,50,000। चौथी रोजनामचा दोस्तों आपकी है देनदार पर 20% डूबत ऋण अनामत, तो डूबत ऋण अनामत भी पुनः मूल्यांकन के उधार पक्ष में ही लिखा जाएगा। डूबत ऋण अनामत खाता 20,000। बाद में है लेनदार उधार पुनः मूल्यांकन जमा, माने वो लाभ था इसलिए पुनः मूल्यांकन के जमा पक्ष में लेनदार खाता 10,000। बाद में है अप्राप्त आय,
तो अप्राप्त आय भी लाभ है, इसलिए पुनर्मूल्यांकन के जमा पक्ष में अप्राप्त आय खाता 5,000। बाद में है अद्यत खर्च। तो अद्यत खर्च हमारी हानि है, इसलिए पुनर्मूल्यांकन के उधार पक्ष में अद्यत खर्च 3,000। दोस्तों, इस तरीके से खतौनी कर देने के बाद अंतिम प्रविष्टि लिखने के लिए आपको पुनर्मूल्यांकन खाते का अंतर माने शेष ज्ञात करनी होगी। तो 11वीं कक्षा में हम कोई भी खाते की शेष ज्ञात करना सीखे थे दोस्तों। तो उसके लिए कोई भी खाते के जिस पक्ष का योग अधिक है उसमें से विरुद्ध पक्ष का योग घटाना है। तो यहाँ जमा पक्ष का योग दोस्तों ज़्यादा है। जमा पक्ष का योग है 3,15,000। विरुद्ध पक्ष में 3,15,000 में से उधार विवरण की रकम घटाएंगे। तो उधार विवरण की रकम 1,50,000, 20,000 और 3,000 माने 1,73,000 है। और 3,15,000 में से घटाने पर हमें अंतर ज्ञात हो रहा है 1,42,000। और हमने पिछले वीडियो में देखा था दोस्तों कि पुनर्मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में अंतर आए तो लाभ होगा, जो साझेदारों के पूंजी खाते लिखा जाएगा। तो 1,42,000 जो लाभ है वो साझेदारों के लाभ हानि वितरण प्रमाण में बांटेंगे। तो 2:1:1 के प्रमाण में बांटने पर भावना का लाभ होगा 71,000, भरत का लाभ 35,500 और भूमेश का लाभ 35,500। अब दोस्तों लाभ ज्ञात हो गया और उसकी प्रविष्टि, अब जो हमने 6 लाइन छोड़ी थी वहाँ उसकी प्रविष्टि लिखेंगे। पुनर्मूल्यांकन खाता 1,42,000, वो भावना के मूड़ी खाते का 71,000, वो भरत के पूंजी खाते का 35,500 और भूमेश की पूंजी खाते का 35,500। इस तरह से हमारी सभी प्रविष्टि दोस्तों हो गई है। अब दोस्तों इस तरह से पुनर्मूल्यांकन के वक्त कौन सी रोजनामचा होती है उस संदर्भ में हमने एक उदाहरण का अभ्यास किया। दोस्तों, आज हमने जिस उदाहरण का अभ्यास किया उसका वीडियो दूसरी बार देखते हुए ये उदाहरण के जो आंसर है माने कि रोजनामचा और पुनर्मूल्यांकन खाता वो दोनों आपको आपकी बही में लिख लेना है। दोस्तों, अब पुनर्मूल्यांकन खाता जो था वो देखें तो आप आपकी किताब साथ में रखना। मैं यहाँ स्पष्टीकरण आपको बता रहा हूँ और साथ में आपको पुनर्मूल्यांकन खाता देखना है। दोस्तों, हमारी पहली ज़मीन तो के पक्की तलपट में ज़मीन की कीमत जो है वो पुरानी कीमत कही जाएगी, वो 5 लाख है। और समायोजन में हमें बताया गया है कि नई कीमत 7 लाख है। तो पुरानी कीमत 5 लाख, नई कीमत 7 लाख, तो वृद्धि हुई 2 लाख, जो हमारा लाभ कहा जाएगा। और दोस्तों, लाभ पुनर्मूल्यांकन के जमा पक्ष में लिखा जाता है। तो हमने रोजनामचा के आधार पर जो पुनर्मूल्यांकन खाते में खतौनी बताई उसमें भी पुनर्मूल्यांकन के जमा पक्ष में ही ज़मीन की कीमत हमने 2 लाख लिखी है। फिर मकान, तो दोस्तों मकान में तो हमें ऐसा सीधा बता दिया गया था कि मकान की कीमत में 1 लाख की वृद्धि करनी है, इसलिए वो हमारा लाभ ही होगा जो पुनर्मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिखा है। यंत्र के लिए हमें बताया है बाजार कीमत या नई कीमत 2,50,000 गिननी है और हमारी पुरानी कीमत थी 4 लाख। तो यहाँ दोस्तों पुरानी कीमत 4 लाख, नई कीमत 1 लाख, तो
तो कमी हुई 1,50,000 जो हमारी हानि है, इसलिए वो पुनः मूल्यांकन के उधार पक्ष में। तो दोस्तों, इस स्पष्टीकरण के आधार पर ऐसी बात स्पष्ट हो रही है कि अगर हमारा लाभ हुआ तो पुनः मूल्यांकन के जमा पक्ष में लिखा जाएगा, और दोस्तों हमारी हानि हुई तो पुनः मूल्यांकन के उधार पक्ष में लिखी जाती है। मानी हमें एक ही बात ध्यान में रखनी है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, उसके आधार पर ही हमें रोजनामचा भी लिखनी है और पुनः मूल्यांकन खाता भी दोस्तों तैयार करना है।